नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की है और ये पार्ट 56 है। तो आज के इस वीडियो में भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा भी हमने अभी तक का एनालिसिस देखा है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चनों को लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। हमें यहाँ पर ये सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कथन दिया गया है और हमें निष्कर्ष बताना है। तो दोस्तों हमें कथन दिया है कि सभी की एक चट्टान है और सभी चट्टान जो है बांध है। तो दोस्तों जैसा भी हमें स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही यहाँ पर क्या है डायग्राम बनाएंगे। आप आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों। जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया हम वैसा ही यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो हमें बोला है कि सभी केक चट्टाने, तो सभी केक जो है दोस्तों वो क्या है, वो चट्टाने। आगे बोला है कि सभी चट्टान बांधे, तो सभी जो चट्टाने वो दोस्तों क्या है, बांधे। तो ये हमने जो है डायग्राम बना लिया। जब भी दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप डायग्राम सही बना लेते तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब दोस्तों हमें निष्कर्ष बताना है कि निष्कर्ष क्या सही हो सकता है। तो पहला हमें बोला है कि कुछ बांध केक है। तो कुछ बांध जो है दोस्तों वो क्या है, केक है। तो बिल्कुल ये पहला जो निष्कर्ष है ये हमारा सही हो जाएगा कि कुछ बांध केक है। अगला है दोस्तों कि सभी चट्टान केक है। तो सभी चट्टान जो है केक है। तो ये वाला दोस्तों हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जब भी दोस्तों हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वाला जो है वही हमारा सही होता है, लेकिन जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ और सभी सही होता है। तो हमें बोला है कि सभी चट्टान केक है, तो हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो जो सभी वाला है वो हमारा निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आम, फल, केला दिया गया है। तो हमें देखना है कि कौन सा जो है डायग्राम सही फॉलो करता है। तो दोस्तों यदि हम पहले वाले को देखें तो आम, फल और केला तीनों ही अलग अलग है, लेकिन ये वाला हमारा डायग्राम सही नहीं होगा। अगला है दोस्तों, यदि मैं अंदर वाले को केला मान लूँ, फिर मैं फल मान लूँ और फिर मैं आम मान लूँ, तो क्या दोस्तों सभी केला फल होगा और सभी फल आम होंगे क्या? तो ये वाला जो है हमारा डायग्राम भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में दोस्तों यदि हम इसको फल मान लें और अंदर केला मान लें, तो आम अगर हम बाहर मान लें तो दोस्तों फल के अंदर सभी केले हैं लेकिन आम अलग होता है क्या? तो ये वाला डायग्राम भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि दोस्तों हमारा इसको हम फल मान ले और इसमें हम केला और आम मान ले, तो दोस्तों सारे ही फल फल सभी फल के अंदर आम भी आता है और केला भी आता है। तो ये जो डी वाला हमारा डायग्राम है ये सही फॉलो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है? तो दोस्तों ये डाइस का क्वेश्चन है और डाइस में भी ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हम सबसे पहले तो इनका अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट कैसे निकालते हैं, एक बॉक्स को छोड़कर हम इसका अपोजिट निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 है उसका अपोजिट 3 हो जाएगा। 6 का अपोजिट दोस्तों 2 हो जाएगा और जो बचा वही उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हमने जो है सभी के अपोजिट निकाल लिए। 4 का अपोजिट दोस्तों 3 है, 6 का अपोजिट 2 है और ए का अपोजिट यहाँ पर सी है। अब दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा बॉक्स जो है सही बनेगा। तो पहले वाले यदि हम दोस्तों ऑप्शन को देखें, पहले वाले को हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 3 और 4 जो है एक साथ आ गए। कभी भी दोस्तों आंसर में एक दूसरे का अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 का अपोजिट तो 3 है लेकिन यहाँ पर 3 का अपोजिट ही 4 ये एक साथ आ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। अगला हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 और 6 एक साथ आ गए, लेकिन 2 और 6 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जो जिसका अपोजिट रहता है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकता। तो दोस्तों 6 का अपोजिट तो 2 है
तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तीसरा हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ए का अपोजिट सी आ गया। तो मैंने कहा है कि जो जिसका अपोजिट रहता है वो कभी भी उसका आंसर सही नहीं होगा। तो ए का अपोजिट तो सी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। अब दोस्तों लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन बचा है, तो ए का अपोजिट तो सी है, 2 का अपोजिट 6 है और 4 का अपोजिट 3 है, यानी कि ये डी वाला जो ऑप्शन है यही क्या है हमारा सही बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले हम अपोजिट निकालते हैं। अपोजिट कैसे निकालते हैं, हम एक बॉक्स को छोड़कर काउंट करते हैं, और कभी भी दोस्तों आंसर में एक दूसरे के अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला पद जो है दूसरे पद से संबंधित है, तो पहले हम इनमें संबंध निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या लॉजिक लगा है। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों 200 का संबंध 5 से, तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, उसी प्रकार हम जो है इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँ, 1 का स्क्वायर करके 8 का गुणा करूँ तो 8 ही आता है। ऐसे ही दोस्तों जब मैं 5 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करके दोस्तों यदि मैं 8 का ही गुणा करूँ तो 200 आता है दोस्तों, 200 आता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं 2 का स्क्वायर करके 8 का गुणा कर दूँ तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, और 4 का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होता है 32 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ना वो 32 आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा वह मेरे लिए पिता की माँ है, लड़के का उस तस्वीर से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया गया है, और जो भी अभी तक मैंने एनालिसिस देखा है उसी के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़का है और लड़का जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और वो कहता है कि मेरे पिता की माँ है। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम लड़का बना लेंगे, तो ये लड़का है और लड़के का कहना है कि जो मेरे पिता हैं जो वो पिता की माँ है, ये माँ है। तो दोस्तों हमसे बोला है कि लड़के का उस तस्वीर से क्या संबंध है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि दादा का संबंध दादी का संबंध होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये देखना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। हमें लड़के का उस तस्वीर से, ये जब भी आप ये सेव वर्ड्स को पकड़ लो, हमें दोस्तों तस्वीर से बताना है, ना कि हमें लड़के से बताना है। अगर हम लड़के से बताएंगे तो जो रिलेशन होगा वो दादी का होगा, लेकिन हमसे बोला तस्वीर से क्या संबंध है उस लड़के का, तो दोस्तों ये जो संबंध है ना ये पोता है, बेटे का बेटा पोता होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी ये सेव वर्ड्स को पकड़ लो आप, और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 से, यदि ए जेड से संबंधित है, बी वाई से संबंधित है, सी एक्स से संबंधित है, तो ई उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक क्या हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन के ही ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये ऑप्शन जो है इसको आप ध्यान न दें, क्योंकि ये पहले वाले ही क्वेश्चन के रिपीट हो गए हैं। तो दोस्तों इसके मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन में लिख देती हूँ यहाँ पर कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एस, तीसरा ऑप्शन है हमारा एफ, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा डब्ल्यू।
तो ये ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। ये वाले जो पहले वाले ऑप्शन थे दोस्तों, इसको ध्यान ना दें क्योंकि पहले वाले ही क्वेश्चन के रिपीट हो गए, तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैंने आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ए जो है जेड से संबंधित है, बी जो है वाई से संबंधित है, सी जो है दोस्तों एक्स से संबंधित है, तो ई का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यदि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है और आप लोगों ने इनके जो है अपोजिट लेटर को याद किया है, तो आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये जो हमें लेटर दिए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। उसी प्रकार दोस्तों ई का अपोजिट वी होता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो वी होगा। ई का अपोजिट वी होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और अभी जो एक एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग से, वो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। नया जो इसमें ऐड हुआ है दोस्तों वो इनपुट और आउटपुट ऐड हुआ है, बाकी तो एज इट इज़ जो पेपर आता है वैसा ही आ रहा है और काफ़ी इजी रीजनिंग आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, यदि 5 दिन पहले गुरुवार था तो अगला रविवार कब होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि यदि 5 दिन पहले गुरुवार था तो अगला रविवार कब होगा। तो दोस्तों यदि हम आज से देखें, यदि हम आज से देखें तो आज से 5 दिन पहले गुरुवार था, तो 1 2 3 4 और ये 5 आज से 5 दिन पहले क्या था दोस्तों, गुरुवार था। अब दोस्तों गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो एक रविवार तो यहाँ पर आएगा, एक रविवार तो यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों पूछा है कि अगला रविवार कब होगा, तो अगला रविवार कब होगा, तो आज से अगला रविवार कब होगा दोस्तों, तो ये हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। तो दोस्तों अगला रविवार कब आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों अगला रविवार जो होगा वो 5 दिन बाद आएगा। तो हमेशा आज से ही काउंट करेंगे कि आज से कितने दिन बाद आएगा, तो आज से दोस्तों 5 दिन बाद जो है अगला रविवार आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज को ही आप देख करके पता लगा सकते हो कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या संख्या मल्टीप्लाई में चल रही है, संख्या स्क्वायर में चल रही है, क्यूब में चल रही है, कैसी पैटर्न फॉलो कर रही है। तो दोस्तों अभी जो ये आपके सामने क्वेश्चन है ये आप देख करके ही आंसर बता सकते हो और इसमें क्या लॉजिक लगा आप ये भी बता सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छे से स्क्वायर याद है, अच्छे से क्यूब याद है, तो आप इसका आंसर आंख मीच के बता सकते हो। तो दोस्तों 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। 169 दोस्तों ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। 196 दोस्तों ये 40 का स्क्वायर होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 14 का स्क्वायर होता है। 225 दोस्तों 15 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, 14 का, ये 15 का, तो अगला दोस्तों 16 का स्क्वायर आएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। तो 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हमें संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 और 30 है, यहाँ पर 3 और 4 है, तो इन्हीं में ही हम कुछ तिकड़म लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। तो दोस्तों 12 और यदि 30 को हम प्लस करें, यदि हम 12 और 30 को प्लस करें तो दोस्तों 42 आता है, 42 आता है।
और 3 और 4 को जब हम प्लस करें तो 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 आता है। और यदि हम 7 में 42 का भाग देते तो 7 छंग 42 होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे दोस्तों कि क्या यही लॉजिक लगा है कि नहीं लगा है। तो दोस्तों 16 और 19 को यदि हम प्लस करें तो 16 और 19 को यदि हम प्लस करेंगे दोस्तों तो 35 आता है। 3 और 2 5 होता है, 5 में यदि हम भाग दे तो 5 छक्का 30, 5 और 7 35। तो यहाँ पर भी दोस्तों 7 आ गया है। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे भी देखेंगे तो 18 और 14, 18 और 14 को हम प्लस करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 32 होता है। और 32 होता है और 5 और 3 होता है दोस्तों 8। तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ और पेन भी चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों 18 और 14 कितना होता है 32 होता है। 5 और 3 8 होता है। यदि हम 8 में 32 का भाग देंगे तो 4 आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा या जो संख्या होगी वो दोस्तों क्या होगी, वो 4 होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, एक व्यक्ति ओट का रहा है और पसीना आ रहा है और टेबल पर उंगलियां थपथपा रहा है, क्या होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप ही के ऊपर है ये कि आप मान लो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो और पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, गड़बड़ी हो रही है। तो आप जो है पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और कंप्यूटर के सामने आप बैठे हो, तो पसीना आ रहा है, टेबल पर आप उंगलियां थपथपा रहे हो, यानी कि आपको दोस्तों क्या हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन करे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेरीज होती तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉलो करें। और दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।